Hello students, welcome to Maths and Science Zone. Revision Lecture 2, you will revise chapter Chemical Reactions and Equations thoroughly. Here you go with the revision lecture 2 of Chemical Reactions and Equations. रिवीजन क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। इसमें मैं इलेक्ट्रोलिसिस को एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोलिसिस एक्टिविटी 1.7 थी हम लोगों की, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.7 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहाँ पे दो ग्रेफाइट के कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिए, ग्रेफाइट के बने हुए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर सकती है। मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड कहलाएगा, जो नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड कहलाएगा। इन इलेक्ट्रोड्स को इसमें जो अपना मग है इसमें मैंने इंसर्ट करने के बाद यहाँ रबर स्टॉपर्स लगाए और ऊपर से दो टेस्ट ट्यूब्स वाटर की भरी हुई इसके ऊपर लगा दी। और इस मग में भी बाकी का पानी भर दिया। इस मग में इतना ही पानी भरना है कि ये इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए से रहे। ठीक है, सिर्फ इतना पानी भरना है, ये इलेक्ट्रोड्स डूबे रहे। और इसके अंदर तो हमारा पानी है ही। ठीक है, इसके अंदर हमारा पानी है क्योंकि हमने वाटर फिल्ड जो टेस्ट ट्यूब्स थी वही इन्वर्ट करके ऊपर रबर कॉक पे लगा दी और हमारे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही इनसे इलेक्ट्रिसिटी, आपने यहाँ स्विच और लगा दिया, एक स्विच लगा दिया मैंने, जैसे ही ये स्विच ऑन करोगे आप, इस स्विच को ऑन करते ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू होगा। उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, H2O जो है वाटर वो ब्रेक होगा इसमें H प्लस आयंस में और O आयंस में। तो H प्लस आयंस बनाएगा और O2 नेगेटिव आयंस बनाएगा। अब ये जो H प्लस आयंस होंगे, बीइंग अ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव रॉड यानी कैथोड के पास जाएंगे, तो कैथोड, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। और इलेक्ट्रोलिसिस में H2O ब्रेक हुआ H प्लस आयंस और O नेगेटिव आयंस में। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे पहुंचे आपके कौन, कैथोड नेगेटिव रॉड है, उसके पास पॉजिटिव आयंस पहुंचेंगे, तो ये H प्लस आयंस उसके पास पहुंच जाएंगे। और ये H प्लस आयंस जो कैथोड के पास पहुंचे, इन H प्लस आयंस को कैथोड बीइंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैव एम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और यहाँ पर 2H का फॉर्मेशन करेगा, विच विल बी फाइनली 2H प्लस 2H, यहाँ पे 2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी दो मॉलिक्यूल्स या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड। इसलिए देखो यहाँ पे जगह जो है हाइड्रोजन के लिए डबल है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जगह कम है। ये जो लाइन है ना, ये जगह को दिखा रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में बनती है। ये हम लोग बैलेंसिंग में भी देख सकते हैं। अगर तुम बैलेंसिंग करके देखो कि H2O को अगर तुम H2 प्लस O2 में ब्रेक करते हो यानी फॉर्मेशन करते हो, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड बनाते हो, तो यहाँ पे तुम्हें बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो 2 पूर्ति करोगे, 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन पे भी यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अब 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 मोल हाइड्रोजन के फॉर्मेशन करेगा और 1 मोल ऑक्सीजन। यानी जिस रेशियो में, जितने मोलर रेशियो में आप वाटर लेते हो, हाइड्रोजन तो उतनी मोलर रेशियो बनती है, ऑक्सीजन उसकी हाफ बनती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो रहता है, तो 2:1 का रेशियो रहता है। ये 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मुझसे 2-3 बच्चों ने स्पेशली कहा था कि सर इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से समझाते हैं, तो भले ये पूरा वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊं लेकिन अच्छे से समझना। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि कैथोड पे पॉजिटिव आयंस पहुंचे, H2 गैस आपकी कैथोड पे बन गई। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे रिएक्शन होगा आपका, ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब एनोड बीइंग इन स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव रॉड है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसको O एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही एक और O पहुंचेगा, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, वो भी O बन जाएगा, तो O प्लस O O2, ये पूरा O2 का फॉर्मेशन, ये सब कुछ एनोड पे हो रहा है। ये मैंने दोनों रिएक्शंस कैथोड के लिए लिखी हैं और ये मैंने रिएक्शंस आपकी एनोड के लिए लिखी है। ठीक है, एनोड के लिए मैंने रिएक्शंस लिखी हैं कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ एनोड पे जाके। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है, उसके लिए जो वाटर है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करना चाहिए। अब वाटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कब करेगा, क्योंकि प्योर वाटर तो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 इसमें मिला देते हैं। वी मेक द वाटर एसिडुलेटेड, एसिडुलेटेड यानी एसिड मिक्स वाटर बनाते हैं हम लोग, एसिडुलेटेड वाटर बनाते हैं। और ये एसिडुलेटेड वाटर का पर्पस क्या है, ताकि हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आराम से हो सके। ठीक है, तो ये जितने सारे पार्ट्स हैं उनका यूज समझ में आ रहा है।
यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लगाए, टेस्ट ट्यूब्स लगाई, एक जग में पानी भरा, इनको इन्वर्ट किया, रबर कॉर्क से जाम किया, नीचे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, उस इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस बने, कैथोड ने पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन को खींच लिया, वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया, एनोड ने नेगेटिव आयंस यानी ऑक्सीजन को खींच लिया और वहां पर उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके ऑक्सीजन एटम बनाया, ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन करा, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन में 2:1 का रेशियो रहा, हाइड्रोजन गैस डबल बनती है जितनी भी ऑक्सीजन गैस बनती है। मोल्स के टर्म्स में बात करें तो 2 moles ऑफ वाटर गिव्स 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये हमारी पूरी एक्टिविटी 1.7 है, विच इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब हम लोगों को एक्टिविटी 1.7 समझने के बाद हम लोगों ने वीडियो 2 में डिकम्पोजिशन के बाकी दोनों टाइप्स समझ लिए थे, नहीं फोटो डिकम्पोजिशन नहीं समझा था। 3 टाइप्स थे ना, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, वो थर्मल डिकम्पोजिशन के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, एक FeSO4 वाला है ना, FeSO4.7H2O, पहले इसको हीट किया जाता है तो ये आपका FeSO4 का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये पेल ग्रीन या डल ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है या पेल ग्रीन कलर का होता है, और ये आपका ग्रीन सोल्यूशन होता है, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है। ईच क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट कंटेन्स 7 molecules of water of crystallization. With the heating it becomes FeSO4. अब जो FeSO4 है इसको जब आप फर्दर हीट करते हो तो फर्दर हीट करने पे Fe2O3, SO2 और SO3 का फॉर्मेशन करता है। ये सॉलिड है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये Fe2O3, डेल्टा मतलब हीट बताया था, Fe2O3 सॉलिड बनेगा, साथ में SO2 बनेगी और SO3 बनेगी, ये दोनों ही गैशियस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। मेरी गंदी आदत है लिखना नहीं, मुझे भी लिखना चाहिए इनके स्टेट को ब्रैकेट में प्रॉपर्ली, ठीक है। Fe2O3, SO2 और SO3। इनफैक्ट वी शुड बी बैलेंसिंग इट, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्वाइस लगाना है। 2 Fe हो जाएंगे, 2 Fe हो जाएंगे, सल्फर 2 हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन 4 और 2 8 हो जाएंगे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8, सिर्फ यहाँ ट्वाइस लगाने से बैलेंस भी हो जाएगी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन के 2 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शन हमारी बुक के हैं, एक FeSO4 वाला और दूसरा वाला हमारा कौन सा है, लेड वाला, लेड नाइट्रेट वाला, PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा, NO3 की 1 नेगेटिव होती है ना यार, 9th क्लास के आयन सारे अच्छे से याद कर रहे हैं। NO3 की 1 नेगेटिव है, Pb 2+ भी शो करता है, 4+ भी शो करता है। FeSO4 में Fe2+ शो कर रहा है क्योंकि SO4 सल्फेट जो आयंस होते हैं वो 2 नेगेटिव शो करते हैं। Fe की 2 वैलेंसीज होती हैं, फेरस Fe2+ वाली, फेरिक Fe3+ वाली। यहाँ PbNO3 होल ट्वाइस, जब आप इसे हीट करते हो तो हमारे लेड की ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन या गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। पीपल मस्ट रिमेंबर NO2 हमारे कौन से कलर की गैस होती है, NO2 हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। NO2 हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है, PbNO3 लेड नाइट्रेट है, PbO का फॉर्मेशन हो रहा है, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैशियस स्टेट में है और ये भी गैशियस स्टेट में है, राइट, ठीक है। ये गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें NO2 को हम लोगों को कैसे याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स से। NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन फ्यूम गैस, ये अलग से हमें याद रहना चाहिए। अब इसकी बैलेंसिंग हम लोग कर लेते हैं, तो इसकी बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेड NO3 2 नाइट्रोजन के हैं तो यहाँ पे ट्वाइस लग जाएगा, और 2 नाइट्रोजन के हो गए तो नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। अब उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो ऑड नंबर तो हटाना ही पड़ेगा, यहाँ ट्वाइस लगा दिया तो यहाँ भी ट्वाइस लगाना पड़ेगा, ट्वाइस लेड हो गए, 2 लेड हो गए, ऑक्सीजन टोटल मिला के 6 12 हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं, 2 या 4 4 2 6, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो ये 6 6 4 10 2 12, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 2 और 2 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे यार गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 है तो ये पहले 3 हटा देते हैं, फिर से एक बार चेक करो, लेड यहाँ पे 2 है, 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ से 2 मिले, 4 8 और 2 10, 10 और 2 12 है अपने पास, और यहाँ 6 2 12 लग बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो रहे हैं, 4 मैंने यहाँ बना दिए, फाइन, सारे हमारे बैलेंस हो गए। एक बार रीचेक करो, लेड के 2 एटम्स, लेड के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 और 2 4, नाइट्रोजन के आगे 4 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के टोटल
3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो यहाँ 2 यहाँ मिल गए ऑक्सीजन के, 8 यहाँ मिल गए, 8 और 2 10 और 2 यहाँ पर है 12। ठीक है, यानी इस O2 के आगे कोई भी कोफिशिएंट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारी इसकी बैलेंसिंग हो गई, और बैलेंसिंग होके ये आपका ट्वाइस यानी 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट लिया गया, और 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट ने 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, 4 मोल्स ऑफ ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। ये हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का लास्ट पार्ट आता है फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन हमारा थर्ड पार्ट होता है, जिस फोटो डिकम्पोजिशन में हम लोगों को कौन कौन से सीखने थे। सबसे पहला इम्पोर्टेंटली हमने सीखना है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड विच चेंजेस इनटू सिल्वर, और क्लोरीन यहाँ पे जब लाइट पास की जाती है। यहाँ पर अगर सनलाइट है तो इट्स ऑल ओके, सनलाइट नहीं भी है तो आप आर्टिफिशियल लाइट से भी ये रिएक्शन परफॉर्म कराते हो। ये रिएक्शन हम लोग का फोटोग्राफी में यूज होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी यूज करें, ये आपका फोटोग्राफी में यूज होता है। लेकिन सबसे पॉपुलर जो फोटोग्राफी का यूज होने वाला रिएक्शन है वो ब्रोमाइड का रिएक्शन है। ठीक है, ब्रोमाइड का जो फोटो डिकम्पोजिशन होता है या फोटोलिसिस होता है, वो सबसे पॉपुलरली यूज्ड रिएक्शन हुआ करता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती ही नहीं है ना। पहले उसके बाद एक कलर्ड फोटोग्राफी की दुनिया आई थी, है ना। अगर तुम लोगों को ये पता हो तो पता हो, नहीं तो पापा मम्मी से पूछना। नेगेटिव्स होते थे, एक कैमरे की रील आती थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 36 फोटोज खींचती थी, और उस कैमरे की रील को जब पूरी कंप्लीट हो जाती थी तो हम लोग जाके वॉश कराते थे। उस वॉश कराने के बाद हम लोगों को फोटोज डेवलप होकर मिलती थी। आजकल तो कैमरे से लोग खींचते हैं और या तो बड़े कोलाज बनाने में इस्तेमाल करते हैं या इन सब पर्पज में। उससे जो पुराना जमाना था जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था। सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड खुद व्हाइट इन कलर होता है और आपका जो सिल्वर है वो ग्रे इन कलर होता है। तो जैसे इस व्हाइट पाउडर के ऊपर, व्हाइट सॉलिड के ऊपर लाइट पड़ती जाती है, जो ग्रे कलर का डेवलप होता है वो सिल्वर डेवलप होता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस के लिए भी रिएक्शन हम लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है फोटो डिकम्पोजिशन में। ठीक है, तो हम लोगों के जो बुक में एक्टिविटी 1.8 दी हुई है वो सिल्वर क्लोराइड को ही कलर चेंजेस के लिए दी हुई है। कि जो सिल्वरी ग्रे कलर है वो व्हाइट कलर का जो AgCl है वो चेंज हो जाता है सिल्वरी ग्रे कलर। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ये सिल्वर क्लोराइड धीरे धीरे व्हाइट से ग्रे होना शुरू होता है और उसके बाद ग्रे होते होते यहाँ पे सिल्वर मेटल फॉर्म कर लेता है। अच्छा, मैं इसे सिल्वरी ग्रे बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ग्रे से तुम लोगों के दिमाग में कहीं डार्क ग्रे ना आए। सिल्वर मेटल यार चांदी सबने देखी हुई, तो चांदी का ही कलर डेवलप होता है। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन इस फॉर्म में याद रखनी है कि जो भी हम लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें सिल्वर क्लोराइड से ज्यादा इस्तेमाल सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों टाइप्स के डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस, और आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेड का, लेड नाइट्रेट का और फेरस सल्फेट का, ये भी पढ़नी है। इसके बाद आता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए बोली थी वो सबने रिएक्टिविटी सीरीज पेज 45 की याद कर रखी है। एक बार फिर से मेरा एब्रीविएशन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लव हाइनास, कॉल मी स्मार्ट गेमर। ठीक है, ये रट जाए सबको, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लव हाइनास, कॉल मी स्मार्ट गेमर। ये हम लोगों के सारे फर्स्ट अल्फाबेट इस सेंटेंस के एक मेटल को डिनोट कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद रहती है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो आपकी है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का बेस है। ठीक है ना, वही हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का बेस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, आइडेंटिफाई द मेटल वाई, इस तरह के भी आते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो एक जिंक का बर्तन लिया, उस जिंक के बर्तन में मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। कुछ दिन बाद पाया कि जो जिंक का बर्तन है उसमें छेद हो गए, या जिंक का बर्तन जो है वो गल गया, जो वेसल है वो गल गया। तो कैसे गल गया भाई? जिंक का बर्तन था, उसका जो जिंक है वो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपने यहाँ लिया होगा, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू करेगा। जिंक इज मोर पावरफुल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ये जिंक इस कॉपर को रिप्लेस करेगा और फॉर्मेशन करेगा जिंक सल्फेट के एक्वस फॉर्म का।
अब जिंक सल्फेट जब बनेगा तो वो जिंक निकलेगा कहाँ से, उसी जिंक के बर्तन में से निकलेगा ना, और वो जिंक के बर्तन से निकल के इस कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करता जाएगा। तो जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग से डिपॉजिट होता जाएगा वो जाके जिंक के बर्तन के छेद तो भर नहीं देगा, तो कॉपर तुम्हें अलग कूड़े की तरह नजर आएगा, लेकिन जो मेटल तुमने लिया था वो गल जाएगा। तो ग्रेजुअली आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे आया, मान लो आपसे कहा गया कि आयरन का एक पीस था, उस आयरन के पीस को कुछ दिन तक डला रहने दिया गया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। अगर आयरन के एक पीस को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डला रहने दिया, तो अब हमसे पूछा गया चलो कॉपर सल्फेट नहीं लेड सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेड भी तो आयरन से नीचे है। लेड सल्फेट के सोल्यूशन में हमने उसको डाल दिया, तो कुछ दिन बाद देखा कि वो आयरन जो क्वाइन है वो गलना शुरू हो गया, या उसका वेट कम हो गया, या वो स्मॉल हो गया, या किनारे किनारे से गल गया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, ये आयरन इस लेड को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने का सीधा सा फंडा यही है ना, ये कैटायनिक फॉर्म है, ये इसका कैटायनिक फॉर्म है, ये एनायनिक फॉर्म है, तो इसका ये एनायन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको फ्री कर देगा। तो Fe ने जाके SO4 के साथ कॉम्बिनेशन किया और लेड को फ्री कर दिया, ठीक है। अगेन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन हैपन इन एनी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। बस द मोर रिएक्टिव मेटल हैज टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अच्छा, अब मान लो मैंने कहा कि इफ आई पुट सपोज आई पुट लेड इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, मैंने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में यहाँ पे लेड डाला, तो अब क्या होगा, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, दम है लेड की जिंक सल्फेट को हटाने की, मतलब जिंक आयरन से भी ऊपर वाला चीज है ना, जिंक के बाद आयरन आता है, आयरन के बाद लेड आता है, तो क्या जिंक को रिप्लेस करने की लेड में दम है, नहीं है, तो नहीं है, तो क्या होगा, इसमें नो रिएक्शन होगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, जब लेस रिएक्टिव मेटल डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों का अगला पार्ट क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ज्यादातर दो सॉल्ट्स के होते हैं, है ना, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो दोनों सॉल्ट्स होते हैं वो अपने आयंस का इंटरचेंजिंग करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सॉल्ट्स जो होते हैं वो अपने आयंस की इंटरचेंजिंग करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात क्या है, इसमें किसी एक का रिएक्टिव होना, मतलब एक का रिएक्टिविटी में हायर होना या दूसरे का लोअर होना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्टीमेटली रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो ही जाना है, क्योंकि एक जो डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको पिकअप कर ही लेगा आयन को, जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम और बेरियम में कौन रिएक्टिव है हमें नहीं पता है, अगर तो हम पता करने की जरूरत भी नहीं, वैसे तो सोडियम है लेकिन हम लोगों को पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्रेक करेगा और सोडियम क्लोरीन को चाहेगा, ये कैटायन इस एनायन को चाहेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। ये लोग मालूम है Na आपका 1+ होता है, Cl 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, और साथ में ये भी एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब जो यहाँ पर बेरियम का सल्फेट बनेगा, वो बेरियम का सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और ये लोअर एरो मेरे प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट मैंने अगर इसको सॉलिड फॉर्म में लिख दिया तो चलेगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिडिफाई होकर नीचे नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अभी इसमें अपनी बैलेंसिंग बाकी है, हाँ 2 सोडियम थे तो यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, 2 Na 2 Cl बराबर हो गया, BaSO4 बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस भी हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिनमें भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का मतलब समथिंग विच इज नॉट मिक्सिंग with the other aqueous solution, something which gets separated, something which gets settled down in the test tube. तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। What are precipitation reactions? So double displacement reactions in which the formation of precipitate takes place, such reactions are called precipitation reactions, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बाद अगर हम लोग देखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आप कोई भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्ट ले सकते हो। मान लो तुमने यहाँ पे जिंक का क्लोराइड लिया, चलो क्लोरीन हो चुका है, सल्फेट भी हो चुका है, मैं जिंक का कार्बोनेट लेता हूँ, ठीक है। लेट्स प्ले विद जिंक कार्बोनेट, और यहाँ पे जिंक के ले चुके हैं, लेड का नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट से अभी खेले थे, तो लेड नाइट्रेट ले लेते हैं।
अब यहाँ पर भी आराम से वही डबल डिस्प्लेसमेंट होना है। जिंक में जाके ZnNO3 होल ट्वाइस बना लेना है, Zn2 प्लस वैलेंसी वाला है, CO3 2 माइनस वैलेंसी वाला है, Pb 2 प्लस वाला है और NO3 1 नेगेटिव वाला है, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लगा था। तो फॉर्मेशन क्या होगा, सीधा ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और Pb CO3 बन जाएगा। तो जिंक का नाइट्रेट और जिंक का नाइट्रेट और लेड का कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यू हैव टू टेक 2 एक्वा सॉल्ट्स, दोनों एक्वा सॉल्ट्स में बस इंटरचेंज ऑफ दी आयंस हो जाना है। जो ये वाला नेगेटिव वाला आपका वो है एनायन है, या उसको रेडिकल कह लें, तो वो आपका पॉजिटिव वाले से इंटरचेंज कर लेगा, जिंक की जगह लेड के पास चला जाएगा, लेड वाला जिंक के पास चला जाएगा। लेट्स सॉल्व विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इस थर्ड वीडियो का कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 3 भी दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ ही ये चैप्टर खत्म करूँ।